भारतीय जनता पार्टी वालों, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमान टायर पंचर ही सिर्फ बनाता है, नहीं, हम मिसाइल भी बनाते हैं। इस मुल्क को अगर किसी ने एटम बम बना कर दिया, मुसलमान ने दिया। मुसलमान ताजमहल बनाने वाले मुसलमान है, जिसका लाखों करोड़ों रेवेन्यू आज हिंदुस्तान की सरकारों को आता है। हम कुतुब मीनार बनाने वाले हैं। यहाँ हमारे उलेमाओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी। अगर वो ना हुआ होता तो आज भी हमारे सरों पर अंग्रेज सवार होते। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था ना, आप लोग आरएसएस के लोग उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। जिस महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाला, उस महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे, जिसकी आप पूजा करते हैं, आप इस मुल्क को चलाओगे, आप देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बांटोगे। यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहता, आप लड़ाना चाहते हैं। मीडिया के जरिए से आपने नफरतों को पना दी। यहाँ पर आप बाहर अरब के मुल्कों में जाते हैं, गले लगते हैं सलमान को, लेकिन यहाँ के मुसलमान से आप नफरत क्यों करते हैं? मेरे बाप ने प्रॉपर्टी दी है, वक्फ की है। मोदी जी कौन होते हैं इसको छीनने वाले? ये मेरी मर्जी, मैंने किसके लिए दिए? ये जम्मू कश्मीर को जिस दहाने पर आज हम खड़े हैं ना, इसी कुर्सी की भूख ने हमें यहाँ पर लाया है। पहले में महबूबा जी की भूख थी और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब के ख्वाब मोदी जी की तारीफें करते करते जम्मू कश्मीर को यहाँ खड़ा कर। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वक्तन फवक्तन कंप्रोमाइज करती हैं भाजपा के साथ। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कंप्रोमाइज्ड है। इससे पहले पीडीपी कंप्रोमाइज्ड। आज अगर इंजीनियर रशीद साहब की आप टोन देखेंगे, कंप्रोमाइज्ड। पीडीपी आज कश्मीरियों की बात कर रही है, आपने कहा कि आज करेगी। जब बाग में बहार थी, बुलबुल नादान था। जब बुलबुल को होश आए, चमन वीरान था। अब बचा ही क्या जम्मू कश्मीर? उनके हाथों से लुट गया जम्मू कश्मीर। अब पीडीपी की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ है हमारे लिए। जब हुकूमत थी तब दूध, टॉफी, पता नहीं क्या क्या, पैलेट, बुलेट, सब कुछ हो गया था। कुर्सी से हट गई तो फलस्तीन भी याद आ गया, कुर्सी से हट गई कश्मीरी याद आ गया। अगर ये एक तरफ अपनी गाड़ी को लेकर चले होते ना, इनका हादसा नहीं हुआ होता। बदकिस्मती ये कि गाड़ी इनकी थी, हादसा इनकी गाड़ी का हुआ। सवारी में भी था और मेरा भी हादसा हो गया। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ पे बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन उससे पहले भाजपा ने एक ऐसा बयान दिया सुप्रीम कोर्ट पे, सीजेआई पे। भाजपा के एमपी निशिकांत दुबे ने ये कहा कि सीजेआई रिस्पॉन्सिबल है और सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल है मजहबी जंग के लिए। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शेख ज़फ़रुल्लाह बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखती हैं एक सीजेआई पे इतना बड़ा बयान देना, और भाजपा पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और वही देश के उच्च जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस पर टिप्पणी करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आखिरी उम्मीद है हिंदुस्तानी की, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी एक बड़े लीडर की तरफ से, ये जो बयानबाजी हुई, ये हमारे पूरे मुल्क के लिए एक बदकिस्मती की बात है। और मुझे लगता है कि इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी शामिल है, और उनके कहे बगैर, खास करके मोदी जी के कहे बगैर, भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बात करे। नॉर्मल बात भी नहीं वो कर सकते। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर टिप्पणी करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना, ये बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि यह पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्डिक्ट आए, जो भी उनकी तरफ से बाबरी मस्जिद को लेकर, 370 को लेकर, वो फैसले मुझे भी मंजूर नहीं थे। लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों ने कहा कि अब जब कोर्ट का फैसला आया, हमने तस्लीम किया। हम बेशक इससे मुत्तफिक नहीं हो सकते हैं, ना इत्तेफाकी होना एक अलग बात है, डिसएग्री होना ये आपका राइट बनता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं इस फैसले को रद्दी टोकरी में डालूंगा, क्या ये मुमकिन है? इससे आगे फिर कहां जाएगा हिंदुस्तान? इससे आगे फिर हिंदुस्तानी होने से हमें आगे कौन सी उम्मीद है हमारे लिए? हम तो कहते हैं कि चाहे यहां पर हमारे फेवर में फैसला आए या फिर हमारे अगेंस्ट फैसला आए, लेकिन इससे आगे हमारी फिर मुल्क की कोई चीज नहीं है। यहां पर कोई इंसाफ का कोई प्लेटफॉर्म इससे आगे नहीं है। तो यहां पर हमने फुल स्टॉप लगाना, चाहे वो फेवर में आए जिस तरह या से अगेंस्ट आए। भाजपा के एमपी ने इस तरह के बयान दिए, किस तरह देखते हैं आप? मैं वही तो कह रहा हूं कि भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता, 4 बार एमपी रहे हैं वो, और उनकी तरफ से ये बयानबाजी, और वो मोदी जी के खास है। तो मोदी जी को ये बात, लेकिन पार्टी ने कहा कि हमारा कोई इस बयान, पार्टी के तो निकाल दे, उनको निकाल दे पार्टी से, मैं मानूंगा। उनके खिलाफ शोकाज नोटिस निकाले, हम मानेंगे। आपने नोटिस नहीं निकाली, आपने तो अपने आप को बचाने के लिए, आप ये दो तरफा जो ये गेम खेल रहे हैं ना हिंदुस्तान के साथ,
असल में मकसद भारतीय जनता पार्टी का यह है कि ये चीफ जस्टिस को मानना ही नहीं चाहते, ये सुप्रीम कोर्ट को मानना ही नहीं चाहते। ये तब मानेंगे जब इनके हक में फैसले आएंगे, जब इनके खिलाफ फैसले आएंगे तो फिर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद सोचिए, सोशल मीडिया पे ये तक कहा गया कि सुप्रीम कोठा है ये। अब खुद सोच लीजिए कि कहां ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी ट्रोल आर्मी। चलिए मान लीजिए कोई आम इंसान कोई इस तरह का बयान देता तो मान लेते, एक एमपी जो मोदी जी के खास हैं और फिर आप कहते हैं ये इनका अपना बयान है। भाई वो आपकी जमात के साथ मुंसलिक हैं, आपकी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी है, पार्लियामेंट में वो आपके साथ बैठते हैं और आप कहते हैं ये आपका इनफरादी बयान है। क्या मतलब है इसका? आपकी पार्टी के अंदर ऐसी मानसिकता के लोग हैं, आप उनको शय दे रहे हैं, आप उनको शेल्टर दे रहे हैं, आप उनको पनाह दे बैठे हैं, आप उनको मैंडेट दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं इससे हमारा पार्टी का कोई इसके साथ मतलब कोई वाबस्तगी नहीं है। कोई मानेगा इस बात को लेकर? कोई तैयार है इस बात को मानने के लिए? और जब आप देश के सबसे उच्च न्यायालय के खिलाफ जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है कहने के बगैर ही आपको उसको पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। क्या आपने ऐसी बयानबाजी क्यों की? एक तरफ से आप कहते हैं हमें इसकी बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ से वो आपकी पार्टी में बना है और आप उसके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर एक को मानने पड़ते हैं। हाँ, और किस तरह देश जा रहा है आज, क्योंकि जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे ये एलिगेशन लग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप खुद देखिए, ये एनार्की है, यही डिक्टेटरशिप है। और जब मुल्क के नागरिकों के सामने फैसला करने का कोई इदारा बाकी नहीं रहेगा, जब इंसाफ करने का इदारा ही खत्म हो जाएगा तो लोग कहां जाएंगे? और उसके बाद जब इलेक्टेड ही सारा फैसला करेगा, आपको 303 मिले, आपको कल 400 भी अगर मिल जाएंगी सीटें, तो इसका क्या मतलब? यही है कि आप कुछ भी करें, कोई भी बिल लेकर आए। 370 पे आपने क्या बयानबाजी की कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा? हुआ? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। जम्मू में बढ़ गया। आपने 370 के हटाने से कहा औरतों को इंसाफ मिलेगा। कितनी औरतों को इंसाफ मिला? आपने 370(35)(a) को हटाने से कहा जम्मू कश्मीर में औरतों के साथ इंसाफ होगा, यहां रोजगार आएगा और यहां इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए? आपने ये फैसला भी अपने हक में करा दिया। ठीक है भाई, आपने जैसे तैसे करके ये सारा माहौल बना दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट को ये बातें भी कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट पे वर्डिक्ट दिया। जम्मू कश्मीर की आवाम कह रही है कि वर्डिक्ट तो मानना पड़ेगा। उसके बाद आपने, उससे पहले आपने बाबरी मस्जिद का डिसीजन जो आपने देखा किस तरह से आया, मुसलमान ने एक्सेप्ट किया। वक्फ बोर्ड बिल आ गया। सारे लोग, कॉमन सेंस जिसके पास भी है, वो ये कहेगा कि वाकई में ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, जुल्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का एक हिंदू नागरिक हमारा ये केस लड़ रहा है। और मैं तो दाद देना मतलब मुझे लगता है कि दाद देनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इतनी हिम्मत करके वो स्टे डाल दिए जितना जो भी ये कानून बना था। क्योंकि उन्हें पता चला कि वाकई में जब हिंदू मजहब के मामलात को लेकर कोई मुसलमान मुदाखलत नहीं कर सकता, तो मुसलमान के मामलात को लेकर एक हिंदू कैसे मुदाखलत करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब भाजपाइयों को ये कॉमन सेंस नहीं है। लेकिन उससे पहले एक दो दिन पहले पीएम मोदी से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिले। कौन लोग मिले यार? कौन लोग मिले? वो वीडियो देखिए, वो खरीदे हुए मुर्गे। यार वैसे तो हर कोई कर सकता है। मैं भी 10 हिंदुओं को कल लेकर आऊंगा, बोलूंगा ये देखो हिंदू चाहता है कि मतलब जो हिंदुओं की कमेटियां हैं उसमें मुसलमान नेता आ जाए, उसमें मुसलमान लोगों को ऐड किया जाए, तो मान लेंगे वो? यार ये खरीदे हुए मुर्गे हैं, ये पाले हुए हैं, ये सिस्टम के पाले हुए लोग होते हैं। इनको सिस्टम से फायदा पहुंचाया होता है। कश्मीर में भी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग हैं, जिनको कल तक घर में चाय का एक कप नहीं बनता था, आज वो रिश्ता कबाब ही सिर्फ खा रहे। आप उनकी बात करेंगे कि देखो कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश हैं। आपने नहीं देखा कि हैदराबाद में कितना बड़ा जलसा हुआ मुसलमानों का? वो क्या है? वो कौन मुसलमान थे फिर? वो आसमान से टपके थे, एक दिन के लिए यहां नीचे आए तो और फिर चले गए वापस। वो असली मुसलमान है जो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है। वो सिस्टम के पाले हुए नहीं थे। सिस्टम में पाले हुए कुछ लोगों को लाया जाता है दूसरे दिन स्क्रीन पर, ये देखो मुसलमान खुश है। कौन मुसलमान खुश है? मैं भी तो मुसलमान, आप भी तो मुसलमान हैं। आप खुश हैं क्या इस फैसले से? भाई हमारे मजहबी मामलात को लेकर आप मुदाखलत करेंगे, आर्टिकल 14 को आप कुचल डालेंगे, आर्टिकल 25 को आप खत्म करेंगे, आर्टिकल 26 को आप खत्म करेंगे, आर्टिकल 29 को आप खत्म करेंगे, आर्टिकल 31 को आप खत्म करेंगे, तो आप कहेंगे कि मुसलमान खुश है? कोई भी हिंदुस्तानी खुश नहीं इस फैसले को लेकर। जो सही मानों में हिंदुस्तानी होगा,
जो समझता होगा कि हिंदुस्तान की जो इंपॉर्टेंस है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जाने की जो इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के लिए है, जो ये समझता है, वो कभी भी खुश नहीं होगा। फैसले गलत ना किए जाएं। और जब फैसला आपने पार्लियामेंट में बिल लाया, आपने मैनेज किया, नीतीश कुमार को भी आपने मैनेज किया, चंद्रबाबू नायडू को भी, आपने चिराग पासवान की सियासत को भी खत्म कर डाला इसी फैसले से। अब जब वो मैनेज हो गया आपसे, तो फैसला आपने कर दिया, भाई वक्फ बोर्ड बिल आएगा, और आपने पास कराया। आपने कहा मुसलमानों का भला, जो भी बिल लेकर आते मुसलमानों का भला। बताइए ना मुझे कि 370 के हटने से कितनी मुसलमान बहनों के साथ इंसाफ हुआ? ट्रिपल तलाक लेकर आए, मुसलमानों का भला होगा। कितनी मुसलमान बहनों के साथ इंसाफ हुआ? कितने तलाक जो परसेंटेज है, क्या वो डाउन हो गई या अप हो गई? बताइए, डाटा है आपके पास? नहीं है आपके पास। आप बस एक रिटोरिक तरीका आपने अपनाया है कि इससे मुसलमानों का भला, इससे मुसलमानों का भला। हमारी स्कॉलरशिप आपने छीन ली, हमारे इदारों पर आपका कब्जा होने लगा, हमारे मुसलमानों के साथ आप हर तरह से नाइंसाफी करें, लिंचिंग हो रही है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। ईद के दिन आप सौगातें मोदी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप हमारे इदारों पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारों पर, जामिया मिल्लिया जैसे इदारों पर आप उन पर कितना जुल्म कर रहे हैं। आप वहाँ फंडिंग कट करते हैं। माइनॉरिटी का जो स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिलती थी, आपने वहाँ कट कर दी स्कॉलरशिप। आपने हज पर कितने सारे पाबंदियाँ कहाँ आपने उस पर फंडिंग जो रोक दी है। आप मुसलमानों का भला फिर इस तरह से करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन कर। तो और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए ये जब अदालत में लोग गए, फिर आपके खिलाफ फैसला आया, तो आपने एकदम से इस तरह की बयानबाजी करना शुरू कर दी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि फलां आर्टिकल जो है ये तो मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ये मुल्क के लिए खतरा है। लेकिन कश्मीर के एमपी अंजुम रशीद ने भी कहा पार्लियामेंट में कि जिस तरह आप कहते हैं भाजपा मुसलमानों के लिए सही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदू है। इंजीनियर रशीद साहब को देखो, टाइमिंग की बात है, बात करने का जो लहजा होता है ना, हम जानते हैं इंजीनियर रशीद साहब को। वो पहले कैसे बात करते थे, आज वो कैसे बात करते हैं। वो पहले किन लाइन्स पर बात करते थे, आज किन लाइन्स पर वो बात करें। मैं तो हैरान हूँ। आई हैव सपोर्टेड हिम। मतलब जब वो लोकसभा इलेक्शन लड़े, मैंने कितनी सारी वीडियोस उनके लिए बनाई। लेकिन आप किसको खुश करने के लिए कांग्रेस पे आपने ये बातें की? आप मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे जेल से, वैसे भी वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। आप अपना स्टांस रखिए, बरकरार रखिए। ये कांग्रेस के खिलाफ, वहां क्या जरूरत थी उसको कांग्रेस के खिलाफ उस वक्त बोलने की? असल में आप नैरेटिव किसी के फेवर में करना चाहते थे, फिर बस मजबूरन भाजपा के खिलाफ भी दो बातें करोगे। लेकिन कांग्रेस को बीच में वहां पर लाना, कांग्रेस ही वो जमात है जो हिंदुस्तान की अकलियतों की इस वक्त बात कर रही है, मुसलमानों की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है, क्रिश्चियनों की बात कर रही है, आदिवासियों की बात कर रही है। और मुसलमान इस वक्त अगर सुरक्षित किसी जमात में समझता है, वो कांग्रेस में समझता है। दलित अगर किसी जगह अपने आप को सुरक्षित पाता है, तो वो उसी जमात में पाता है। बाकी कौन सी जमात हमारे लिए बाकी रही? जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वक्तन फवक्तन कंप्रोमाइज करती हैं भाजपा के साथ। आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कंप्रोमाइज्ड है। इससे पहले पीडीपी कंप्रोमाइज्ड। आज अगर इंजीनियर रशीद साहब की आप टोन देखेंगे, कंप्रोमाइज्ड। आप इससे पहले, मैं वही परा साहब की भी बड़ी सपोर्ट करता आया हूं। नौजवान है, बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन जिस लाइन पर आज वो जा रहे हैं, वो ट्रैक उनके लिए सही नहीं है। मैं सलाह देना चाहूंगा उन्हें कि प्लीज उस ट्रैक पर ना जाएं। ये नैरेटिव जो बंद कमरों में बनाकर आप फिर उस ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं। इस वक्त एक ही मंशा है उनकी, सरकार गिर जाए। किसकी बननी चाहिए फिर? बीजेपी की। तो बीजेपी चाहती वही है, सरकार गिर जाए। बीजेपी चाहती है कि सरकार ना टिके और उन्हें मौका मिलेगा। इसको फिर से उसी तरह जिस तरह से 2019 में इन्होंने किया, वही करेंगे। इनकी प्लानिंग जो है उसको समझो पहले। ये कुर्सी की भूख किसी हद तक जायज है, लेकिन हद से ज्यादा आप आगे गुजरेंगे तो फिर ये जम्मू कश्मीर को जिस दहाने पर आज हम खड़े हैं ना, इसी कुर्सी की भूख ने हमें यहां पर लाया है। पहले महबूबा जी की भूख थी, और उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब के ख्वाब मोदी जी की तारीफें करते करते जम्मू कश्मीर को यहां खड़ा कर दिया। उमर साहब को भी समझ लेना चाहिए, तारीफें वो भी ना करें और हुकूमत को ठीक से चलाएं। जो वादे किए उन्होंने वो करें पूरे, वरना फिर यकीनन आप जुल्म के माशरे को कब तक खड़ा करोगे? लोग तो बगावत करेंगे आपकी। तो खुदारा आप इस बात को भी समझे। लेकिन आपने एनसी की जो एमपी है मियां अल्ताफ, उनके बेटे के लिए बड़ा कमेंट कल किया कि नहीं, मैंने कमेंट क्या किया? मैंने ये कहा वो शरीफ इंसान है,
वो नहीं लगेगा सियासत पे, क्यों लाना है जबरदस्ती? मियां अल्ताफ साहब एक नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, ठीक है भाई, आए, उन्होंने अपना कद बनाया, उनके नाम का आज वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जाता है। मैं तो हमेशा कहूंगा कि भाई मियां साहब अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर आपका बेटा शरीफ मिजाज का, नरम मिजाज का, क्यों आप जबरदस्ती उसको खींच कर ला रहे? किसी और नौजवान को मौका दे, भले वो मियां अल्ताफ साहब का बेटा ना हो, किसी और का ही बेटा हो। भाई तालिब चौधरी साहब जैसे अच्छे नौजवान हैं जो लड़ रहे हैं सड़क पर, इस वक्त नौजवानों की बात करते हैं, गुज्जर कम्युनिटी की बात करते हैं, मौका दीजिए उन्हें। भले ही मुझे उनकी जमात के साथ नहीं बनती है, लेकिन एक अच्छा नौजवान तो है ना, बात करता है। आपका बेटा बात नहीं कर पाता तो क्यों जबरदस्ती उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हो? शरीफ है, जिस चीज के लिए वो बना उसको वही करने दें। आप अगर ये मानते हैं कि वो जबरदस्ती पॉलिटिक्स में आकर पॉलिटिक्स करेंगे तो उससे जनता का नुकसान होता है। जो जिस चीज के लिए बना है उसको वही काम करना चाहिए, और जिस चीज के लिए आप नहीं बने हो अगर जबरदस्ती वो काम करने लग जाओगे तो उससे नुकसान आपका भी है और आपके समाज का भी है। लेकिन पीडीपी आज कश्मीरियों की बात कर रही है, आपने कहा कि आज करेगी। जब बाग में बहार थी बुलबुल नादान था, जब बुलबुल को होश आए चमन वीरान था। अब बचा ही क्या जम्मू कश्मीर में? उनके हाथों से लुट गया जम्मू कश्मीर। आप पीडीपी की बड़ी बड़ी बातें कर रही, ऐसा लगता है जैसे वही सब कुछ है हमारे लिए। कुर्सी से बाहर जब आप कुर्सी से दूर होते हो फिर आपकी बातें झूठी होती हैं, फिर वो रोना धोना, वो जो मगरमच्छ के आंसू बहाना, वो सब बेकार है, बेमाना है, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, जब बाग में बहार थी बुलबुल नादान था, जब हुकूमत थी तब दूध टॉफी पता नहीं क्या क्या, पैलेट बुलेट सब कुछ हो गया था। कुर्सी से हट गई तो फलस्तीन भी याद आ गया, कुर्सी से हट गई कश्मीरी याद आ गया, कुर्सी से हट गई चुनाव वैली याद आ गया, तो कुर्सी से हट गई 370 याद आ गया, कुर्सी से हट गई तो मोदी बुरा हो गया, कुर्सी मिल गई तो मोदी के साथ मिल गई। तो ये ड्यूअल फेस्ड पॉलिटिशियंस हैं। ये अगर इन्होंने एक चरित्र रखा होता ना, अगर ये एक तरफ अपनी गाड़ी को लेकर चले होते ना, इनका हादसा नहीं हुआ होता। बदकिस्मती ये कि गाड़ी इनकी थी, हादसा इनकी गाड़ी का हुआ, सवारी में भी था और मेरा भी हादसा हो गया, मैं भी कुचल दिया गया वहां, मैं भी मर गया वहां, मैं भी जख्मी हुआ वहां। बस अब जब कुर्सी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? हालांकि आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इल्तिजा मुफ्ती एज अ यंग। मैं चाहता हूं असेंबली में जो बोलचाल वाले हों, बेदाग हों, इंडिविजुअली बेदाग हों। जमात अगर उनकी पीडीपी बाकी जमातें होती हैं फिर भी मैं फेवर करता हूं। मैं कहता हूं नहीं यार, ऐसे जैसे लोग असेंबली में जाने चाहिए। गूंगों बहरों से तो अच्छे हैं ना, कुछ तो कहेंगे ना। बट पार्टी लाइन की जहां बात आएगी वहां वो पार्टी जो है वो एक मुनाफिकों की पार्टी साबित हुई है। उन्होंने जो जख्म जम्मू कश्मीर को दिए, शायद जम्मू कश्मीर की जो अवाम है वो कभी नहीं बुला सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत बनी, अभी कह रहे हैं कि हुकूमत कोई और चला रहा है, शेडो गवर्नमेंट किसी और की है, शेडो सीएम कोई और है। भाजपा यहाँ सरकार चला रही है और शेडो सीएम जो है सुनील शर्मा है। सामने मंजिल थी पीछे थी उसकी आवाज़, रुकता तो सफ़र जाता, चलता तो बिछड़ जाता। कहाँ जाएगी जम्मू कश्मीर की आवाम? पीडीपी को वोट दिया, धोखा मिला। बीजेपी इक़्तिदार में आई, 370 छीना हमसे, सुकून छीना हमसे, मजहबी लाइंस हमसे उसको क्रॉस कर गए, वहाँ तक ये पहुँचे, गले तक इन्होंने हाथ पहुँचाया। मारना चाहते हैं हमें, ख़त्म करना चाहते हैं हमें, हमारे वजूद को ही नहीं पसंद करते ये लोग। तो फिर लोगों ने सोचा कि यार अब तो ये राहुल गांधी जी के साथ भी बैठ गए। जब राहुल गांधी जी के साथ उमर अब्दुल्ला साहब बैठ गए तो उन्हें सेकुलर होने की एक सर्टिफिकेट मिल गई, उससे उन्हें एंटी बीजेपी होने की सर्टिफिकेट उस दिन मिल गई, उसका उन्होंने फायदा उठाया। आपने नहीं देखा लोकसभा इलेक्शन में भी उमर साहब ने कांग्रेस का झंडा अपने झंडे से बड़ा झंडा लगाया था। किसी भी तरह लोग हमारी तरफ आए। अब लोग कहां जाते? मैंने कहा ना, सामने मंजिल थी पीछे थी उसकी आवाज, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। कहां जाते लोग जम्मू कश्मीर के? अब कांग्रेस ने अलायंस किया, कांग्रेस की तरफ आते तो उस जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि नहीं, अब कांग्रेस जब नहीं है तो दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी अलायंस के साथ गद्दारी की कि वहां कुछ जगहों पर जहां हमारे भी कैंडिडेट मजबूत है वहां अपने प्रॉक्सी उठाए, जहां उनके मजबूत थे हमारे भी मजबूत थे, हमने नहीं उठाए। लेकिन जहां हमारे थे मजबूत और उनके भी थे वहां प्रॉक्सी उठाए उन्होंने। जैसे फिर मियां अल्ताफ साहब ने भी उनकी बड़ी सपोर्ट की बड़ी जगहों पर। तो ये जो चीजें हैं
मैं बार बार कहता हूं, जब आप एक बार इस तरह की हरकतें करेंगे, अगली बार आप भी दागदार हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के सामने दागदार है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने गलत किया हमारे साथ, वरना हमारी भी 10 से 12 सीटें कम से कम होती और आज हमारी कोलिशन सरकार वैसे भी होती। बीजेपी तो वैसे भी पावर कॉरिडोर से बाहर थी, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जाएंगे कहां जम्मू कश्मीर। क्या आपको लग रहा है कि आज भी बीजेपी यहाँ पे हुकूमत चला रही है? सुनील शर्मा, जैसे आपने कहा, ये कुछ मीडिया के लोग उनसे बात करके ये चलाना चाहते हैं, उसको मजबूत दिखाना चाहते हैं। भाई अगर वो इतने ही मजबूत है, मजबूत इसलिए है कि आपको कैसे बर्बाद करना है, मजबूत इसलिए जम्मू कश्मीर का चैन और सुकून कैसे छीनना है, मजबूत इसलिए कि जम्मू कश्मीर में कैसे बाहर के लोगों को लाकर बसाना है, मजबूत इसलिए है कि यहां दिल्ली की पॉलिसी को कैसे मजबूत करना है, मजबूत इसलिए यहां सिनेमा कैसे खोले जाए, मजबूत इसलिए यहां बेरोजगार को बेसुकून बेचैन कैसे करें, उसको ड्रग्स की तरफ कैसे ले जाएं। इसलिए नहीं है कि डेली वेजर को कैसे पक्का किया जाए, इसलिए नहीं है कि बेरोजगार को कैसे रोजगार मिले। अब मैं इसको मजबूत कहूं या मुनाफिक कहूं, क्या कहूं, क्या कहूं मैं इसे? अगर इतना ही मजबूत था, कल तक तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं था। इतना ही मजबूत था तो जम्मू कश्मीर का कुछ भला क्यों नहीं कर पाए? जिस किश्तवाड़ से वो आते हैं उसी किश्तवाड़ का भला क्यों नहीं कर पाए? बताइए ना मुझे। कल ही नागसेनी, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी लैंडस्लाइडिंग हुई, अभी छत नहीं मिल रहा है उनको बैठने के लिए, बारिशों में टेंट दिया, दूसरे दिन फट गया। ऐसा मजबूत नेता, ऐसा शेडो चीफ मिनिस्टर, फिर ऊपर वाला किसी को ना दे। ये मजबूत पता किस लिए है? आपको एनआईए से डराएंगे, ईडी से डराएंगे, मुझ जैसे नौजवानों को डराएंगे, धमकाएंगे, पुलिस से टॉर्चर करवाएंगे, इसलिए मजबूत है, क्योंकि ये धंधा बन चुका है। धंधे के लिए मजबूत हैं, काम के लिए मजबूत। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, मुल्क भर के जो हालात हैं, आप जैसे नौजवान जर्नलिस्ट का एक अहम रोल हो जाता है। आप और हम जैसे नौजवान जब अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे तो मुल्क बना रहेगा और मजबूत होगा। इनके हाथों से मुल्क बिक रहा है, इनके हाथों से मुल्क के टुकड़े हो रहे हैं, इनके हाथों से नौकरियां छीनी जा रही हैं, इनके हाथों से हम गुलाम हो रहे हैं, और इनके हाथों को कमजोर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी वालों, यह मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है, यह मुल्क हम सब का है। यह हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, यह हर हिंदुस्तानी का है। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था ना, आप लोग, आरएसएस के लोग उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इस मुल्क को आजाद करने के लिए शहीद अशफाकुल्ला खान, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी। जिस महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर निकाला, उस महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे, जिसकी आप पूजा करते हैं, आप इस मुल्क को चलाओगे, आप देशभक्ति की सर्टिफिकेट्स बांटोगे। यह मुल्क आप जिस तर्ज पर ले जाना चाहते हो, जिस तर्ज पर आप इस मुल्क को चलाना चाहते हो, उस तर्ज पर मुल्क नहीं चलेगा। आपकी सियासत चल सकती है, आपकी बीजेपी चल सकती है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, लेकिन मेरा मुल्क विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इस मुल्क में यह पोटेंशियल, यह कैपेसिटी है कि यह विश्वगुरु बन सकता है। यह चाइना को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है, यह अमेरिका को भी पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। लेकिन जब आप इस मुल्क में नफरतों को दूर करोगे, लेकिन आपने इस मुल्क को नफरतों की तरफ धकेला। हुकूमत की 50% एनर्जी जो है इस वक्त नफरतों को आगे बढ़ाने में लगती है, तो फिर सुनीता विलियम्स जैसे लोगों को यहां कैसे सपोर्ट मिलेगी? आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमान टायर पंचर ही सिर्फ बनाता है। नहीं, हम मिसाइल भी बनाते हैं। इस मुल्क को अगर किसी ने एटम बम बनाकर दिया, मुसलमान ने दिया। इस मुल्क की आजादी में जितना एक हिंदू आगे रहा, उतना ही एक मुसलमान भी रहा। यहां हमारे उलेमाओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी। अगर वो ना हुआ होता तो आज भी हमारे सरों पर अंग्रेज सवार होते, तो शायद आप भी प्रधानमंत्री ना बने होते। शायद आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां जुल्म, बर्बरियत जारी होती। दुख इस बात का है कि हमने उन अंग्रेजों से
आजादी हासिल की, लेकिन आज उस आजादी का तहफ्फुज हम नहीं कर पाते हैं। उस आजादी का तहफ्फुज तब होता जब आप अपना काम ईमानदारी से करते, सबको जोड़ने की बात करते, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते, और जब आप यहां के मुसलमान को साइंटिस्ट बनाने में मदद करते, इंजीनियर बनवाने में मदद करते, उसको स्कॉलरशिप देते स्कूल्स में। लेकिन आप उसका स्कूल भी बंद कर रहे हैं, आप उसकी स्कॉलरशिप भी रोक रहे हैं। आप इस तरह से मुल्क हिंदुस्तान को रोक रहे हैं। आप इस तरह से मुसलमानों की ताकत को रोककर मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आप पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब यहां हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए यूनिटी की ताकत, ये देख लीजिए, आवाज नहीं निकलती है लेकिन देखो 4 उंगलियां एक साथ बजती हैं, देखिए ताकत कितनी है, आवाज कितनी है। ये आवाज मुल्क को चाहिए। और आप जिस तरह से मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी जी, हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि बढ़ने दीजिए मुल्क को आगे, बढ़ने दीजिए एक साथ हिंदुओं और मुसलमानों को आगे। यहां हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ना चाहता, आप लड़ाना चाहते हैं। मीडिया के जरिए से आपने नफरतों को पना दी। यहां पर आप बाहर अरब के मुल्कों में जाते हैं, गले लगते हैं सलमान को, लेकिन यहां के मुसलमान से आप नफरत क्यों करते हैं? मेरा यह सवाल है आपसे। और यहां आप बोलते हैं हमें टायर पंचर वाले, हम टायर पंचर वाले नहीं हैं। हम मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान ताजमहल बनाने वाले मुसलमान हैं, जिसका लाखों करोड़ों रेवेन्यू आज हिंदुस्तान की सरकारों को आता है। हम कुतुब मीनार बनाने वाले हैं। हम हिंदू और मुसलमान को एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान को आगे देखना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल पे जिस तरह से फैसला पहले दिन आया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तब तक इस बिल पे रोक लगा दी जाए जब तक अगली हियरिंग ना हो, क्या लगता है कि हमारे हित में, मुसलमानों के हित में फैसला आएगा? मुसलमानों के नहीं, हिंदुस्तान के हित में फैसला आएगा। यह बिल हिंदुस्तान के खिलाफ है। यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सिर्फ मुसलमान कहां का है? हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ है। अरब के मुसलमान के खिलाफ नहीं है। यह पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ नहीं है। यह हिंदुस्तानी मुसलमान के खिलाफ है। यह हिंदुस्तान के मुसलमान से उसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। मेरे बाप ने प्रॉपर्टी दी है, वक्फ की है। मोदी जी कौन होते हैं इसको छीनने वाले? यह मेरी मर्जी, मैंने किसके लिए दिए? मैंने मुसलमानों के स्कूल बने, अस्पताल बने, मुसलमानों के इदारे बने। मोदी जी एक तरफ से स्कॉलरशिप रोककर मुसलमानों की तालीम पर बुरा असर डालना चाहते हैं और दूसरी तरफ से ये इदारे छीनकर हमें बर्बाद करना चाहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की बैन हो रही है। हर इदारा मुसलमानों के साथ मुंसलिक जो है बैन हो रहा है। कभी एक नाम दिया जाता है, कभी दूसरा नाम। क्यों? बाकी इदारे नहीं है? नहीं करना इस तरह से। यह मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला है और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय ही इस वक्त मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान को जोड़े रखेगा। यह हमारा विश्वास है। खन्ना साहब, आपने जो फैसला सुनाया, हम यकीनन हमारी मोहब्बत इस मुल्क के साथ और बढ़ गई। आप हमारे साथ रहें। हमारी जुडिशरी जब हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, दलित के साथ, आदिवासी के साथ बनी रहेगी, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान और मजबूत होगा। हम चाहते हैं जुडिशरी मजबूत हो, वरना इन सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, जो रात के अंधेरियों में इस तरह के बिल लेकर आते हैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा कि क्या हिंदुओं के जो जितने भी मामलात हैं, क्या मुसलमानों का हक बनता है उसमें मुदाखलत करना? नहीं, कतई भी नहीं। उसी तरह मुसलमानों के जो मामलात हैं हमें देखने दीजिए। हमारे पास अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं। अगर करप्शन है, करप्शन को रोकने का बिल लेकर आइए। लेकिन आप इस इदारे को ही हड़प करना चाहते हैं। आप इस इदारे को ही अपना बनाना चाहते हैं, सरकार के हवाले करना चाहते हैं। रेल बेची, सब कुछ बेचा, कम से कम हमारे इस इदारे को तो बचने दीजिए। इसलिए यह बिल हमारे मुसलमानों का छोड़िए, यह हिंदुस्तान के खिलाफ यह बिल था। यह कानून गलत तरीके से, गलत नीयत के साथ, गलत सोच के साथ बनाया गया और इस कानून के साथ हम भले ही पारित हुआ हो, लेकिन हमने इसीलिए उच्च न्यायालय में अपने आप को पेश किया कि हमें इंसाफ कीजिए, क्योंकि यह बिल जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया कि इससे मुसलमान तबाह हों, गुलाम बनाए जाएं हुकूमतों के। हम हिंदुस्तान के गुलाम हैं, रहेंगे, लेकिन हुकूमत के गुलाम नहीं। हम मोदी के गुलाम नहीं बनना चाहते। किस बुनियाद पर हम मोदी के गुलाम बनेंगे? क्यों बनेंगे भाई? हम भी हिंदुस्तानी, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हमने कुर्बानियां दी, खून बहाया है इस हिंदुस्तान के लिए। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो बहाएंगे। लेकिन जो इस हिंदुस्तान में
जो इस वक्त किया जा रहा है, यह हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, यह मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और जो जुडिशरी की तरफ से जो स्टैंड आया इस वक्त, यही हिंदुस्तान को फेवर करता है, यही सूट करता है। और इसी तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और इसी तरह से हिंदुस्तान ने आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कांग्रेस के लीडर शेख ज़फरुल्लाह बातचीत करने के लिए। जिस तरह से वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के एमपी ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों में लिया, क्या कुछ शेख ज़फरुल्लाह ने कहा और किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।